अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है इक्विलिब्रियम चैप्टर का। आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी विच इज द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड Kc विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दोनों चीजें हम इन दो चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं जिनका नाम है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में हमने जाना डेल्टा जी जो होता है इसके वैल्यू से हमें पता चलता है whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. If the reaction is spontaneous, its delta G is less than 0. And if the reaction is non-spontaneous, its delta G is greater than 0. And in case the delta G is equal to 0, that means the reaction is at equilibrium. इसी तरह Kc जो है ये हमने जाना इक्विलिब्रियम में कि ये एक कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है और दोनों का अगर हम रेशियो देखेंगे प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स ईच रेज़्ड टू पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला यानी कि Kc। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम देखेंगे Kc का क्या रिलेशनशिप है डेल्टा जी के साथ। जैसे हम बोलते हैं डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब हम देखेंगे डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो Kc क्या होता है, इज इट नेगेटिव, इज इट पॉसिबल फॉर Kc टू बी नेगेटिव और इज इट ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इफ इट्स ऑलवेज पॉजिटिव व्हाट वैल्यू ऑफ इट मींस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड व्हाट वैल्यू ऑफ इट मींस द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो हम जानेंगे आज के छोटे से लेक्चर में। चलो शुरू करते हैं। यहां पर हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी है a times a plus b times b gives c times c plus d times d, जो हम कई बार इक्विलिब्रियम चैप्टर में देख चुके हैं। और हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स से we relate Gibbs free energy change under non-standard conditions with Gibbs free energy change under standard conditions by this equation delta G is equal to delta G naught plus RT ln QC, where ln is natural log, R is the universal gas constant equal to 8.314 joules per Kelvin per mole, T is temperature in Kelvin। और Qc क्या है, इट्स रिएक्शन कोएफिशिएंट। वो क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे लिख के रखा है, इट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़्ड टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि वो सब बातें जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ओके जी, अगर हम इस रिएक्शन, ये जो हमने इक्वेशन 1 लिखा है यहाँ पे, इस इक्वेशन पे हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन डालेंगे। इक्विलिब्रियम का कंडीशन मतलब क्या है कि ये Qc के बदले Kc लिखेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन Qc एंड Kc इज दिस इज इक्वल टू Kc इफ ऑल कॉन्सेंट्रेशंस आर टेकन एट इक्विलिब्रियम। यानी कि Qc जो होता है इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो होता है वो किसी भी टाइम पे होता है, लेकिन Kc के टाइम पे क्या होता है कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेते हो ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम Qc बिकम्स इक्वल टू Kc, तो वो हम इस इक्वेशन में डालेंगे। और हमें पता है दैट डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम पे वो 0 के बराबर होता है, तो वो कंडीशन हम डालेंगे, वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस इन दिस इक्वेशन, दैट इज डेल्टा जी को हम 0 के बराबर पुट करेंगे और Qc के बदले हम Kc का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लिन Kc, वही हमने यहाँ पे लिखा 0 इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लिन ऑफ Kc। अब अगर हम डेल्टा जी को इस साइड से लेंगे या आर टी लिन Kc को इस साइड से लेंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। आपका इक्वेशन रहेगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा जी नॉट को इसी साइड से रखा पॉजिटिव, आर टी को इस साइड से लिया तो इट बिकम्स इक्वल टू माइनस आर टी लिन ऑफ Kc। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर हम लिन Kc के टर्म्स में लिखें तो लिन Kc विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आरटी। अब हमें यह भी पता है कि रिलेशनशिप क्या है लिन और लॉग में, यानी कि नेचुरल लॉग और सिंपल लॉग में क्या रिलेशन है। लिन इज इक्वल टू 2.303 लॉग, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, इनको हम दो और इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ वी कन्वर्ट लिन इनटू 2.303 लॉग, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 2.303 log Kc is equal to minus delta G naught by RT। इस 2.303 को नीचे लाएंगे हम, तो हमारा इक्वेशन बनेगा log of Kc is equal to negative of delta G naught divided by 2.303 RT। या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, delta G naught is equal to minus लिन के बदले 2.303 RT log of Kc। तो उस तरह से हमें दो और इक्वेशंस मिलेंगी। उससे हमारा क्या फायदा होगा कि कंक्लूजन जो हम ड्रा करना चाहते हैं उसको समझने में हमें आसानी होगी, क्योंकि हमें लॉग जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ आता है लिन के मुकाबले में।
क्योंकि हमें 10 ज्यादा अच्छे से समझ आता है एक्सपोनेंशियल के मुकाबले में। लेट अस सी व्हाट आर द अदर टू इक्वेशंस। देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू लिन केसी के बदले 2.303 लॉग ऑफ केसी, तो ये 2.303 हमने यहाँ पे लाया, नेगेटिव अपना आर टी लॉग ऑफ केसी, और इस तरह से एक और इक्वेशन हमें आया जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो ये है अब हमारा एक इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के सी। यानी कि जो भी रिलेशन है उसको हम कई तरीकों से मैथमेटिकली जो है पेश कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द कंक्लूजंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो है बिजनेस एंड है, जहां पे हम समझेंगे कि केसी का क्या वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और केसी का क्या वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। देखो हमें पता है डेल्टा जी लेस देन जीरो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। और जब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वी ऑलवेज मीन द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा। If delta G is greater than zero, reaction is non-spontaneous in the forward direction, which in turn also means that delta G will be less than zero for the backward reaction, and the reaction will be spontaneous in the backward direction. Okay? And if delta G is equal to zero, then reaction is at equilibrium. वो तो हमारा बुनियाद है जिससे हमने इक्वेशन डिराइव की है ये वाली। तो अब हम अच्छे से देखेंगे। देखो इधर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, इस माइनस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारा जो नीचे लिखा हुआ है वो तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। दैट मींस इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, यानी कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, आपका लॉग के सी ग्रेटर देन जीरो होगा, जो हमने यहां पे लिखा। और लॉग के सी ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? हमें पता है लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, टू द बेस 10, that means 10 raised to power 0 is equal to 1. So log of 1 is equal to 0. Log of something greater than 1 is greater than 0, and log of something less than 1. For example, log of 0.6, this will be negative. Log of 1.6, this will be positive. तो अगर आपका log Kc greater than 0 है, that means Kc must be greater than 1. This is our conclusion. यानी कि for spontaneous reactions, Kc is greater than 1. और जितना Kc ग्रेटर देन 1 होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इसका 1 से ज्यादा, उतना ही वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, इस नेगेटिव की वजह से वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव की वजह से वो नेगेटिव बनेगा। दैट मींस लॉग ऑफ Kc विल बी लेस देन जीरो, इट विल बी नेगेटिव। और ये कब नेगेटिव होता है? जब Kc का वैल्यू लेस देन 1 होगा। दैट मींस इफ Kc इज लेस देन 1, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस in the forward direction, and if Kc is greater than 1, reaction is spontaneous in the forward direction. यहां पर हमें एक और बात इंपॉर्टेंटली आपको बोलनी है, that Kc cannot be less than 0. Kc का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। थियोरेटिकली Kc जो है वो 0 के करीब हो सकता है, very close to 0, which means reactants are predominantly present. The reaction has hardly proceeded in the forward direction. तो उस केस में Kc थियोरेटिकली 0 के आसपास होगा, मतलब 0 के बहुत नजदीक होगा, we can consider it to be 0, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। So Kc can't be negative. Kc का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। That means Kc बिल्कुल मेरे जैसा है, it cannot be negative, it's always positive. अगर आप बहुत ही ज्यादा कम Kc के बारे में सोचें तो वो 0 होगा। That's also only theoretical. Practically it's always greater than 0. लेकिन क्या याद रखना है? When it is greater than 1, reaction is spontaneous in the forward direction, and when it's less than 1, reaction is spontaneous in the backward direction, or non-spontaneous in the forward direction. अब हम इस बात को जान चुके हैं कि वैल्यू ऑफ Kc से भी हमें पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर Kc का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर 1 से कम है वैल्यू, 0.2 है, 0.6 है, 0.008 है, ऐसा कोई वैल्यू आ रहा है, तो आपका रिएक्शन
नॉन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और स्पॉन्टेनियस है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब एक बात यहां पे समझने की है कि केसी कैन नॉट बी लेस देन 0, यानी कि वैल्यू ऑफ केसी इज बिटवीन 0 and 1 फॉर रिएक्शंस दैट आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वो क्या वैल्यूज होंगे, हमें वो बुक पे कौन से वैल्यूज दिखेंगे? दे कैन बी लाइक 0.1, 0.4, 0.6, 0.9, 0.0001, 0.00002, यानी कि हम 10 रेज्ड पावर माइनस समथिंग देखेंगे, 10 रेज्ड पावर -1, 10 रेज्ड पावर -2, 10 रेज्ड पावर -3, 10 रेज्ड पावर -31, 10 रेज्ड पावर -50, ऐसे वैल्यूज देखेंगे। तो इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बैकवर्ड डायरेक्शन में और नॉन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जबकि जब हम वैल्यूज देखेंगे 10 रेज्ड पावर 1, 10 रेज्ड पावर 2, 10 रेज्ड पावर 3, 10 रेज्ड पावर एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नॉन स्पॉन्टेनियस है बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, लेकिन आपका रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है? इक्विलिब्रियम जब आया है तो आपका रिएक्शन मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड है? इज इट लाइक रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, थोड़ा सा रह गया आपका रिएक्टेंट तब इक्विलिब्रियम आया, या फिर थोड़ा सा रिएक्शन हुआ अभी सारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट वहीं है और इक्विलिब्रियम आ गया, थोड़ा सा प्रोडक्ट बन गया, या फिर सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, 10 रेज़ पावर -3 और 10 रेज़ पावर +3 आपको याद रखना है। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 रेज़ पावर -3 से कम होगा, यानी कि 0.001 से कम होगा, आपने वैल्यू देखा 2.6 इंटू 10 रेज़ पावर -14, आपने वैल्यू देखा 2.9 इंटू 10 रेज़ पावर -31, आपने वैल्यू देखा 1.4 इंटू 10 रेज़ पावर -26, 10 रेज़ पावर -5, 10 रेज़ पावर -9, ऐसा वैल्यू देखा, इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं है, रिएक्शन हैज हार्डली प्रोसीडेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपके रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। इसी का अपोजिट, अगर आपने देखा केसी का वैल्यू 1000 से ज्यादा, यानी कि 10 रेज़ पावर 3 से ज्यादा, तो क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, वैल्यू क्या हो सकते हैं? 10 रेज़ पावर 4, 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर 18 लिखा है, 7.3 इंटू 10 रेज़ पावर 48 लिखा है, 7.1 इंटू 10 रेज़ पावर 37 लिखा है, 10 रेज़ पावर 5 लिखा है, 10 रेज़ पावर 12 लिखा है। तो जब ऐसे वैल्यूज आप देखोगे, इसका मतलब हुआ रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट प्रोसीडेड टू कंप्लीशन। जितना बड़ा वैल्यू उतना रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। आपके रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम पे आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा और रिएक्टेंट नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में होगा। और अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में है, यानी कि 0.001 और 1000 के बीच में वैल्यू है केसी का, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। दैट कंडीशन ए, वैल्यू ऑफ केसी की हम बात कर रहे हैं। If Kc is less than 10 raised power -3 or Kc is less than 0.001, that means reaction hardly proceeds in the forward direction. आपका रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं, थोड़ा सा रिएक्शन हुआ और इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसका मतलब है concentration of reactants is greater than concentration of products at equilibrium. इसका दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि Kc का वैल्यू 1000 से ज्यादा या 10 raised power 3 से ज्यादा है। इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स टू नियरली कंप्लीशन, आपका रिएक्टेंट ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का वैल्यू, यानी कि 10 रेज़ पावर -3 लेस देन Kc लेस देन 10 रेज़ पावर 3, इसका मतलब होता है Kc का वैल्यू 10 रेज़ पावर -3 और 10 रेज़ पावर 3 के बीच में है, 20 है, 40 है, 90 है, 1.6 है, 2.8 है। उसका मतलब वो सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अब एक और बात है, इफ Kc इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है 2 टाइम्स A गिव्स 2 टाइम्स B या A गिव्स B, ठीक है, और Kc इज इक्वल टू 1 है, उसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम कुछ रियल एग्जांपल्स लेंगे, रियल रिएक्शंस और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, और आपको बताना है कि वो कैटेगरी ए को बिलोंग करते हैं, कैटेगरी बी को बिलोंग करते हैं या कैटेगरी सी को बिलोंग करते हैं। कैटेगरी ए में
रिएक्टेंट प्रोडक्ट से काफी ज्यादा है, रिएक्शन थोड़ा सा हुआ और इक्विलिब्रियम आ गया। कैटेगरी सी जो है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से काफी ज्यादा प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम। और कैटेगरी बी जो है कि सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज सिंपली कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। केसी का वैल्यू कितना दे रहा है, हमें पता है केसी का वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर भी साथ दिया है। 500 केल्विन पे 2.4 into 10 raised to power 47। इट्स अ वेरी ह्यूज वैल्यू। तो ये तो काफी बड़ा है, 10 raised power 3 से भी बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। दैट मीन्स इट फॉल्स इन कैटेगरी नंबर सी। तो ये कैटेगरी नंबर सी में फॉल करता है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन, ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एट 500 केल्विन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स 2 times HCl गैस। इसका केसी जो है ये भी काफी बड़ा वैल्यू है, 10 raised power 31 देखा आपने। जैसे आपने 10 raised power 31 देखा, 10 raised power 3 से बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। तो इसका वैल्यू, इसका ये भी जो है कैटेगरी सी में फॉल करेगा। उसके बाद नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। केसी का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन पे कितना दे रहा है, 4.8 into 10 raised power minus 31 and it is something like 0.000000029 times। उसके बाद 48 ऐसा करके, यानी कि बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है। जब बहुत छोटा वैल्यू है, 10 raised power minus 3 से भी छोटा वैल्यू है, तो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कैटेगरी ए के साथ ये बिलोंग करता है। यानी कि दिस रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 times NO2 gives N2O4, ठीक है जी। Kc is equal to 0.5। अब ये वैल्यू कहां पे फॉल करता है, ये 10 raised power minus 3 से ज्यादा है और 10 raised power 3 से कम है, यानी कि कैटेगरी बी में फॉल करता है। इसी तरह आपका जो Kc41 है ये भी कैटेगरी बी में फॉल करता है। दोनों रिएक्शंस में जो है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ पे वैल्यू 41 है यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट भी ठीक ठाक होगा, लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इस वाले केस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा देन दिस, क्योंकि जितना ज्यादा वैल्यू उतना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा, उतना केसी का वैल्यू, केसी का वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा, दैट्स इट। तो बस ये था एक हमारा छोटा सा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया। इस टॉपिक पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड आवर जॉब इज डन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 रिलेशनशिप्स दिए हैं, बोल रहा है करेक्ट कौन सा है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लिन के सी, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी लिन के सी, यानी कि सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है यहाँ पे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के सी, इन दो ऑप्शंस में लिन है, नेचुरल लॉग है, और यहाँ पर जो है वो नॉर्मल है, लॉग। आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी, यानी कि इन दोनों में भी प्लस और माइनस का फर्क है। तो क्या है रिलेशनशिप, वी ऑल नो इट, रिलेशनशिप इज दिस फर्स्ट वन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लिन ऑफ के सी। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको इक्वेशन याद होगा या डिराइव कर सकता है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा आराम से। सो दिस इज योर इक्वेशन। इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0, के सी इज, क्या हमें पता है, डेल्टा जी लेस देन 0 का मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव है डेल्टा जी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू कितना होता है, ग्रेटर देन 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वहां पे। इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, केसी का वैल्यू लेस देन 0 नहीं, लेस देन 1 नहीं, बिटवीन 0 एंड 1, इस ऑप्शन का मतलब क्या है, बिटवीन 0 एंड 1 वो भी नहीं, ग्रेटर देन 1 ऑफ कोर्स। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका केसी इज ग्रेटर देन 1। इफ केसी इज लेस देन 1, अब केसी इज लेस देन 1 से हमें क्या पता है, केसी इज लेस देन 1 का मतलब हो गया रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कितना होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है, वही ऑप्शन होगा। देखते हैं कौन सा है। इफ केसी इज लेस देन 1, डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, नो, this is less than 1, this is non-spontaneous, that means it should be greater than 0, ठीक है। at equilibrium, question number 4 हमारा, delta g equal to 0, delta g not equal to 0, both delta g and delta g not equal to 0 and neither। तो क्या लगता है आपको, इस क्वेश्चन पे सोचिए और बताइए। at equilibrium only delta g is equal to 0, delta g not
is mostly non-zero at equilibrium, ठीक है ना, whereas delta G by definition is zero at equilibrium, ठीक है ना. डेल्टा G नॉट इक्विलिब्रियम पे जीरो होना जरूरी नहीं है, और नॉन जीरो ही होता है. इट्स कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट एट इक्विलिब्रियम. डेल्टा G का वैल्यू फिक्स है, डेल्टा G नॉट का वैल्यू, ठीक है. डेल्टा G keeps on changing as reaction quotient keeps on changing, but delta G naught is fixed for a given reaction. So both सही नहीं है, सिर्फ डेल्टा G नॉट एट इक्विलिब्रियम ये वाला गलत है. एट इक्विलिब्रियम ओनली डेल्टा G इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं एंड वी विल कॉल इट ऑफ. ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है बोर्ड पे. द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस इज 13.8 किलोजूल्स पर मोल. फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc एट 298 केल्विन, ठीक है. एक रिएक्शन दे रहा है. अब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बायोलॉजी में, इससे हमारे क्वेश्चन के करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें हमारा जो फर्क पड़ने वाला है वो वैल्यू से है, और आपके फॉर्मूला से. फॉर्मूला आपको याद होगा, वैल्यू डालने हैं फॉर्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि वो फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा है, वो क्रिप्स साइकिल की किसी रिएक्शन की बात कर रहा है, वो लाइट रिएक्शन की, डार्क रिएक्शन में किसी चीज की बात कर रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू देखना है और हमें वैल्यू के हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब हम देखेंगे क्या पूछ रहा है और क्या दे रहा है. वैल्यू ऑफ Kc पूछ रहा है, ठीक है ना. डेल्टा G नॉट दे रहा है, और डेल्टा G नॉट का वैल्यू क्या दे रहा है वो हम देखेंगे. डेल्टा G नॉट का वैल्यू वो दे रहा है 13.8 किलो के बदले हम 10⁻³ लिखेंगे जूल्स पर मोल. जैसे हमने ये वैल्यू दिया देखा, तो हमें निकालना क्या है, Kc इज इक्वल टू. तो इस वैल्यू से पहले हमें एक बात पता चलेगी कि दैट रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है और हाईली पॉजिटिव है. इसका मतलब आपका जो Kc होने वाला है वो 1 से कम होने वाला है. अब यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आपके क्वेश्चन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 1 से कम है, बाकी ऑप्शंस 1 या तो 1 से ज्यादा है या फिर 0 से कम है, नेगेटिव वैल्यू होगा Kc का कोई ऑप्शन, तो वो तो गलत है पहले ही. और अगर 1 से ज्यादा है इस वाले केस में, वो भी गलत है. अगर एक ही वैल्यू है जो आपका 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन अगर ऐसे चारों ऑप्शंस है या एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो आपको सॉल्व करना है, और हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है. Kc निकालना है. और क्या दे रहा है, टेम्परेचर दे रखा उसने 298 केल्विन. रिएक्शन हमें पता है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 2.303 माइनस में RT log ऑफ Kc. पता है हमें, ठीक है जी. तो log ऑफ Kc किसके बराबर होगा, बाकी सारा इधर आएगा डिवाइड में, माइनस डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT. सबका वैल्यू दे देते हैं. डेल्टा G नॉट किसके बराबर जी, माइनस डेल्टा G नॉट उसने दे रखा है 13.8 into 10⁻³ joules per mole divided by 2.303 into 8.314 joule per Kelvin per mole multiplied by temperature, that's 298 Kelvin is equal to. अब देखो, अब पर मोल और पर मोल कट जाएगा, केल्विन और पर केल्विन कट जाएगा, जूल और जूल कट जाएगा. आपका जो आंसर होगा दैट विल बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -13800 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298. अब ऐसा क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर पे करना है. हम कैलकुलेटर अपना उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है 2.4185 और नेगेटिव में -2. और ये वैल्यू किसका आ रहा है, लॉग ऑफ Kc का. अब हमें क्या निकालना है, एंटी लॉग Kc निकालना है हमें. सो Kc विल बी एंटी लॉग ऑफ -2.4185. इसको हम कैसे लिखते हैं, यू नो हाउ टू सॉल्व एंटी लॉग्स. ये -2.4185 है. इस वाली टर्म जो है पॉइंट के बाद वाली टर्म, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए इसका वैल्यू जो है वो एक कम कर देते हैं, ठीक है ना. यानी -2 से वो -3 हो जाएगा और आंसर में 10⁻³ आ जाएगा. तो सिंपली आपको करना क्या है, इसका वैल्यू जब एक बढ़ाएंगे तो इट विल बी लाइक 3
0.0000 माइनस 2.4185। 10 में से 5 तो 5, 9 में से 8 तो 1, 9 में से 1 तो 8, 9 में से 4 5। ठीक है, और ये हो गया। तो आपका ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 बार .4185 सॉरी 5815, जिसका मतलब है ये नेगेटिव है और ये वाला टर्म जो है ये पॉजिटिव है। अब एंटी लॉग टेबल में हमें देखना क्या है, ये वाली टर्म को देखना है 58 अंडर 1 एंड अंडर 5। ठीक है ना, और जब हम उसको देखते हैं एंटी लॉग टेबल में, हमारे पास यहाँ पे बुक भी है, तो एंटी लॉग टेबल में 58 0.58 देखिए, अंडर 1 कितना आ रहा है वो 3811, और अंडर 5 आगे जो है वो 4 आ रहा है, यानी कि 3815। तो इसका एंटी लॉग जो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, that will be 3.815 into 10 raised to power -3। ठीक है, -3 क्यों, क्योंकि -2 है और एक कम करते हैं तो -3। इसको जब पॉजिटिव बनाया 5815 आता है, उसको एंटी लॉग टेबल में देखना है। अब एंटी लॉग आप कैसे सोल्व करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर वो मैंने भी दिखाया यहाँ पे, आप इस प्रोसीजर से भी जा सकते हो, और अगर आपके पास कोई और तरीका है उस प्रोसीजर से भी जा सकते हो। आपका जो आंसर फाइनल आएगा दैट विल बी 3.815 × 10⁻³ जैसे कि हमें पता है कि आंसर जो है वो 1 से कम आने वाला था, और वही यहाँ पे आया 0.003815। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। The value of equilibrium constant Kc for the reaction sucrose plus water gives glucose plus fructose, यानी कि इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर या हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज हम इसको बोल सकते हैं। इसका Kc का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 2 × 10⁻13, बहुत ही हाई वैल्यू है। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ गया होगा। एट 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, आपको डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। अब देखो, आप जब आपका K ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी आपका नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव एक ही वैल्यू ऑप्शंस में है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि आपने देखा Kc का वैल्यू ह्यूज है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 से कम होगा। अगर ऐसा एक ही है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनमें 0 से कम दे रहा है, नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, तो फिर आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, चलो करते हैं। हमें डेल्टा जी निकालना है, हम लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ Kc इज इक्वल टू -2.303। R का वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर, दैट इज कितना दे रखा है उसने 300 केल्विन इनटू log ऑफ Kc कितना दे रखा है उसने 2 × 10⁻13 log ऑफ 2 × 10⁻13। ओके जी, पहले हम इस लॉग को सॉल्व करते हैं। log ऑफ 2 into, we know that log of m into n is log of m plus log of n, that's log of 2 plus log of 10⁻13। दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 हमें जबानी याद होना चाहिए 0.3010 प्लस 13 नीचे आएगा 13 log 10 1 के बराबर होता है, दैट्स 13, दैट्स इक्वल टू 13.3010। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। -2.303 into 8.314 into 300 multiplied by 13.3010। ठीक है, अच्छा जी, क्या क्या कट गया, केल्विन इनवर्स और केल्विन कट गया, आंसर हमारा जो है वो जूल में आ जाएगा। डेल्टा जी जूल्स पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, जूल्स पर मोल में आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। दैट्स इक्वल टू 76402.8 जूल्स पर मोल। ये हमारा किसके बराबर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4 कदम पीछे 7.64 × 10⁻4 जूल्स पर मोल, या 7.64 into 10⁻1 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, 10⁻3 के बदले किलो और 10⁻1 तो 76.4 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है। आपको जब फॉर्मूला याद होता है उसको बस अप्लाई करना है और देखना है कि किस तरीके से मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका मैथ में आपने सीखा है बचपन से उस तरीके से आप सॉल्व किया करें, उस तरह से आपको बड़ी आसानी होगी अपना फाइनल आंसर निकालने में और फाइनल आंसर तक पूछने में। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी सॉ द रिलेशनशिप बिटवीन thermodynamics and equilibrium in terms of the decrease or increase in the value of Gibbs free energy, that's delta G, and the value of Kc, that is equilibrium constant. I hope you have enjoyed this lecture. We will meet soon with next lecture. Till then, thanks for watching और पढ़ते रहो बढ़ते रहो।